हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आ गया हूँ मैं लेकर इकाई 1 से इकाई 6 तक पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न इंग्लिश हिंदी पेडागोजी हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 हिंदी पेडागोजी। और कोड है 108 जो 16 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें निचोड़ प्रश्न है और आप लोग वीडियो को पूरे वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त यार को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो प्रश्न है, देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल घबराए मत, क्योंकि लास्ट अंतिम में बहुत VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बिल्कुल क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और प्लस मेरे पास भी टाइम नहीं, इसीलिए मैं एक मैराथन क्लास के ज़रिए मैं क्वेश्चन लिया हूँ पूरे निचोड़ आपके एग्ज़ाम व्यू के लिए। तो देख, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का स्वरूप और विस्तार से बताइए। आंसर है, हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा में से एक है जो संस्कृति से विकसित हुई है। इसकी लिपि देवनागरी है। लेकिन हिंदी भाषा की विशेषता इस प्रकार है। पॉइंट देखिए, नंबर 1, सरलता और मधुरता, हिंदी को समझना और बोलना आसान है। दूसरा पॉइंट देखिए, लचीलापन, यह अन्य भाषा के शब्द को अपनाने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट देखिए, समृद्ध साहित्य, हिंदी में सभी विधाओं में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। चौथा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, यह पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा है। 5 नंबर की पॉइंट देखिए, व्यापक प्रयोग, हिंदी शिक्षा, मीडिया, फिल्म, प्रशासन सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार हिंदी एक जीवंत, समृद्ध और सर्वनाम भाषा है। तो फिर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी का उद्गम और विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। हिंदी का उद्गम और विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। आंसर में देखिए, हिंदी का विकास संस्कृति प्राकृतिक आरंभ अपभ्रंश आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ है। संस्कृत काल वेदों और पुराणों की भाषा, प्राकृतिक काल जनभाषा का रूप जैसे शौरसैनी, मागधी। अपभ्रंश काल प्राकृतिक का जन रूप जैसे मारीच एंड मिर्च। आधुनिक हिंदी 10वीं-12वीं सदी से ख्वारी बोली से विकसित होकर वर्तमान हिंदी बनी है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल वीडियो को वॉच कीजिए और बिल्कुल आप लोग कान में ईयरफोन लगा के पढ़ने के लिए बैठिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड हर क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल देखिए, इससे घबराए मत। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताया। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। आंसर में है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक। दूसरा देखिए, जनसंपर्क की भाषा। तीसरा देखिए, सांस्कृतिक एकरूपता का माध्यम। चौथा देखिए, विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाली भाषा। पाँचवा देखिए, शासन और शिक्षा की प्रमुख भाषा। फिर प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो सुनिए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। उसी स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पॉइंट हम देखिए, हिंदी को प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट देखिए, जनमानस में हिंदी के प्रति गर्व की भावना जगाना। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रशासनिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग
को प्रोत्साहन देना। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक करता है? हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है? तो आंसर में देखिए, हिंदी पूरे भारत को जोड़ने का माध्यम है। यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की भाषाई दूरी को कम करती है। पॉइंट देखिए, हिंदी से संवाद आसान होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, विभिन्न राज्यों के लोगों एक दूसरे से जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, फिल्म मीडिया शीशा से यह सर्वमान्य बनी है, इसलिए हिंदी एकता की डोर है। तो प्यारे बच्चे, अगर मेरे आवाज़ में अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। का आंसर देखिए, भाषा व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है जैसे हिंदी, जबकि बोली उसकी स्थानीय रूप होती है जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली। फिर देखिए प्यारे बच्चों, मातृभाषा का महत्व बताइए और उत्तर। मातृभाषा किसको बोलते हैं? जो घर के फर्स्ट भाषा जो होती है, नेटिव भाषा, जन्मजात होती है, उसी को कहते हैं मातृभाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग। मातृभाषा घर के माध्यम से सीखा जाता है और भी माँ बाप के जरिए से। तो आंसर में देखिए, मातृभाषा बालक की पहली सीखने की भाषा होती है। यह उसकी सोच, भावना और संस्कृति का आधार है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। आंसर में देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की विशेषता लिखिए उत्तर में। उत्तर है, हिंदी साहित्य में मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण हुआ है, भक्ति, प्रेम, राष्ट्र, समाज, हास्य, करुणा आदि। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घबराए मत कि 5 नंबर का क्वेश्चन 50 से 100 वर्ड में लिखना है, 8 नंबर का प्रश्न 120 लिखना है वर्ड में, तो उससे घबराए मत। आप लोग पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग पॉइंट बनाकर एग्ज़ाम में लिखिए। क्वेश्चन यही लाइन लिखना, उसके बाद बीच में पॉइंट अपना बना के शब्द को बढ़ा सकते हैं। तो प्रश्न देखिए फिर, हिंदी की लिपि की विशेषता बताएं। हिंदी की लिपि की विशेषता बताएं। तो आंसर में है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक है। प्रत्येक अक्षर का एक ही उच्चारण होता है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। आंसर में देखिए, हिंदी भाषा हिंद आर्य परिवार की प्रमुख भाषा है। इसका विकास संस्कृति, प्राकृतिक और अपभ्रंश से हुआ है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी सरल, स्वाभाविक और लचीली भाषा है जो देश के सभी भागों में समझी जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान अत्यंत समृद्ध है। फिर प्रश्न देखिए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व लिखिए। तो आंसर में देखिए, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है जो विभिन्न भाषाई समूह को एकता के सूत्र में बांधती है। यह भारतीय संस्कृति की पहचान है। प्रशासन, शिक्षा और जनसंपर्क में हिंदी का प्रयोग राष्ट्र को मजबूती देता है। हिंदी का विकास राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? तो आंसर देखिए, हिंदी का उद्भव संस्कृति से हुआ है। पहले प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और अंत में खड़ी बोली के रूप में आधुनिक हिंदी विकसित हुई है। यह विकसित क्रम हजारों वर्षों में हुआ। हिंदी में अनेक बोलियां और विदेशी भाषाओं के शब्द का समावेश हुआ, जिससे यह समृद्ध बनी है। तो आंसर प्रश्न देखिए फिर प्यारे बच्चों, मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताएं। मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताएं। आंसर में देखिए, मातृभाषा व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सहज माध्यम होती है। हिंदी में बालक अपने विचारों आसानी से व्यक्त कर सकता है। शिक्षा की प्रारंभिक
अवस्था में मातृभाषा में अध्ययन से समझने की क्षमता बढ़ती है और बौद्धिक विकास होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो बुक पढ़िए, उसके बाद हमारे वीडियो का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन से पूरे 100% हेल्प मिलने वाला है। यही प्रश्न आएगा बिल्कुल सेम। आप लोग को बिल्कुल वीडियो को देखना मत छोड़िए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। तो प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का भारतीय संस्कृति में योगदान बताइए। आंसर में है, हिंदी साहित्य में भारतीय जीवन, समाज और संस्कृति का सजीव चित्रण मिलता है। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने जन जागरण का संदेश दिया। हिंदी साहित्य ने राष्ट्र चेतना, नैतिकता और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया है। फिर रहा प्रश्न, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो आंसर में, भाषा वह माध्यम है जिसके व्यापक क्षेत्र के लोग संवाद करते हैं। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। उदाहरण, हिंदी भाषा की बोलियां हैं ब्रज, अवधी, मैथिली आदि। भाषा में व्याकरण और नियम निश्चित होते हैं, जबकि बोली में नहीं है। फिर प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। आंसर में देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगहली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी आदि। इन बोलियों से हिंदी भाषा को शब्द संपदा और संस्कृति रंग मिला है। फिर प्रश्न देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर में देखिए, राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे देश की एकता का प्रतीक बने, जैसे हिंदी। राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग शासन और प्रशासन में किया जाए। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषाएं हैं। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ये लॉन्ग प्रश्न है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया ये पूरे वॉच कीजिए सही से, और क्वेश्चन समझ के पढ़िए। एक बार नहीं होता, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि टाइम नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखने से आप लोग को 100% हेल्प मिलेगा। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आंसर में देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी के प्रचार प्रसार को मिल और लोगों भाषा के प्रति गर्व की भावना जगे। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए। आंसर में देखिए, हिंदी की प्रमुख विशेषता है सरलता, मधुरता, लचीलापन, समृद्ध शब्दावली और व्याकरणिक शुद्धता। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द सहज रूप से समाहित हो जाते हैं। यह जनभाषा होने के कारण सबके लिए सुगम और प्रभावी है। फिर प्रश्न देखिए सेक्शन सी का, हिंदी भाषा का स्वरूप लिखिए। हिंदी भाषा का स्वरूप लिखिए। आंसर देखिए, हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। इसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। यह हिंद आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और यह अत्यंत सरल, मधुर तथा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध, जिसमें भक्ति, रीति काल और आधुनिक काल के महान कवियों ने योगदान दिया। आज हिंदी भारत के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है। यह राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक भावना की प्रतीक है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए। हिंदी भाषा में अनेक विशेषता है। यह सरल, मधुर और जन साधारण की भाषा है। इसमें अन्य भाषा के शब्दों को अपनाने की क्षमता है, जिससे यह लचीली बन जाती है। हिंदी में विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सहज होती है। इसकी लिपि देवनागरी, वैज्ञानिक और ध्यानात्मक है। हिंदी साहित्य में विविध विधाओं का विकास हुआ।
यह भाषा राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करती है और भारत के सांस्कृतिक जीवन में विशेष स्थान रखती है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग को कुछ नहीं जाता है, मेरे लिए एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आने से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो प्रश्न देखिए, मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। आंसर में देखिए, मातृभाषा व्यक्ति के विचार, भावना और संस्कृति की प्रथम अभिव्यक्ति होती है। बालक सबसे पहले मातृभाषा के माध्यम से बोलना और समझना सीखता है। हिंदी मातृभाषा के रूप में विद्यार्थी के मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायता करती है। यह शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें बालक सहज रूप से अपनी बात कह सकता है। मातृभाषा से व्यक्ति का समाज और संस्कृति से गहरा संबंध है। मातृभाषा किसके माध्यम से सीखा जाता है? घरों के माध्यम से सीखा जाता है। माँ बाप के जो बोलता है उसको बच्चा सुन के सीख जाता है, वही कहता है मातृभाषा। घर की पहली भाषा सीखती है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। आंसर में देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। संस्कृति प्राकृतिक बनी, फिर अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। 10वीं शताब्दी में अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी उत्पन्न हुई। धीरे धीरे इसमें ब्रज अवधि खड़ी बोली जैसी बोलियां विकसित हुई। 19वीं शताब्दी में भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी को नया रूप दिया। आज की हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है, जो साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और संचार की प्रमुख भाषा बन चुकी है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का क्रम विस्तार से लिखिए। आंसर में देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृति से मानी जाती है। संस्कृति से प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक हिंदी में ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थान आदि बोलियां प्रचलित थी। मध्यकाल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवियों ने हिंदी को समृद्ध किया। भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधुनिक स्वरूप दिया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आज यह देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर प्रश्न देखिए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व और चुनौती बताइए। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह देश के विभिन्न प्रांतों को जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी का उपयोग शिक्षा प्रशासन, विज्ञान, साहित्य और मीडिया में बढ़ रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति की संवाहक है। अंग्रेजी के प्रवाह हिंदी का प्रयोग सीमित हो रहा है। दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की भावना कभी कभी देखने को मिलती है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा क्या है? भाषा के मुख्य लक्षण लिखिए। भाषा मानव के विचारों, भावना और अनुभूतियों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। यह सामाजिक प्राणी के लिए संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के मुख्य लक्षण यह सामाजिक, सांकेतिक, परिवर्तनशील, सजीव और नियमबद्ध होती है। भाषा निरंतर विकासशील होती है और समय, समाज और परिवेश के साथ बदलती रहती है। यह विकसित को समाज से जोड़ती है और मानवता पहचान बनती है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी अलग है। भाषा का स्वरूप लिखित और मानकीकृत होता है, जबकि बोली उसका बोलचाल रूप है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा में व्याकरण के नियम निश्चित होती है, परंतु बोली अधिक लचीली होती है। उदाहरण के रूप में हिंदी एक भाषा और उसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं।
बोली भाषा की जड़ है जिसे भाषा का विकास होता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा के विकास में समाज की क्या भूमिका है? आंसर में देखिए, भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाज के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं रह सकता और भाषा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। समाज परिवर्तन, रीति रिवाज, संस्कृति, शिक्षा और विचारों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। जब समाज में नई तकनीकें और ज्ञान आता है तो भाषा में नए शब्द और अभिव्यक्ति जुड़ती है। समाज की भाषा को सजीव और गतिशील बनाए रखता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा के कार्य का वर्णन कीजिए। भाषा के कार्य का वर्णन कीजिए। आंसर में देखिए, भाषा के मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संप्रेषण, दूसरा में है संज्ञानात्मक, तीसरा में है सामाजिक कार्य। तो संप्रेषण में क्या है देखिए, विचार और भावना को आदान प्रदान करता है। संज्ञानात्मक कार्य में देखिए, ज्ञान, सोच और अनुभवों को व्यक्त करना। सामाजिक कार्य में देखिए, समाज के सदस्यों में एकता और सहयोग स्थापित करना। इसके अतिरिक्त भाषा सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास का भी माध्यम है। यही कारण है कि भाषा को मानव सभ्यता की आत्मा कहा गया है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए। आंसर में देखिए, हिंदी भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह संस्कृत से निकली और अनेक भाषा की विशेषता को अपनाने वाली भाषा है। हिंदी की प्रमुख विशेषता है सरलता, मधुरता, लचीलापन, शब्द समृद्धि, वैज्ञानिकता और अभिव्यक्ति की शक्ति। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा भारतीय एकता की प्रतीक और जन जन की भाषा है। फिर प्रश्न देखिए, यूनिट 2 है, इकाई 2 का प्रश्न है, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द संस्कृत के व्य और करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शब्दों को नियम पूर्वक प्रयोग करने का विज्ञान है। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। क्या क्या होता है सुनिए। रूप विज्ञान, जिसको शब्द रचना कहते हैं। दूसरा में वाक्य विज्ञान, जिसको वाक्य रचना कहते हैं। तीसरा में देखिए ध्वनि विज्ञान, जिसको उच्चारण कहते हैं, जो मुंह से बोलते हैं हम लोग। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण के उद्देश्य क्या है? व्याकरण का उद्देश्य, आंसर सुनिए। व्याकरण का उद्देश्य भाषा को सुसंगत और प्रभावशाली बनाना है, ताकि विचार स्पष्ट रूप से में व्यक्त हो सके। फिर आंसर देखिए, हिंदी व्याकरण के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? हिंदी व्याकरण के 3 अंग संधि, समास और वाक्य है विन्यास है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है? भाषा शिक्षण से अभिप्राय है विद्यार्थियों को भाषा बोलना और पढ़ना, लिखना, समझना सीखना है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य लिखिए। आंसर में देखिए, भाषा शिक्षण के उद्देश्य है यह शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, व्याकरण ज्ञान और सही भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? फिर आंसर देखिए, व्याकरण शिक्षण आवश्यक है क्योंकि यह भाषा के नियम की जानकारी देता है और विद्यार्थी के शुद्ध भाषा प्रयोग में सहायता करता है। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण और भाषा में क्या संबंध है? आंसर में देखिए, व्याकरण भाषा का नियम है। भाषा के प्रयोग को सही दिशा देने का कार्य व्याकरण करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण सिखाने की कौन कौन सी विधि है? तो विधि जानिए। मुख्य विधि, नियम विधि। मुख्य विधि
है नियम विधि, इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। उदाहरण विधि जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। खेल अवधि और अभ्यास। फिर प्रश्न देखिए, नियम विधि जिसको बोलते हैं रूल मेथड या डिडक्टिव मेथड से आप क्या समझते हैं, इसका हिंदी आप आंसर देखिए। इस विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण देकर समझाया जाता है। यह विधि परंपरागत और तर्कसंगत मानी जाती है। फिर प्रश्न देखिए, उदाहरण विधि जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड क्या है। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों से नियम निकाला जाता है। यह विधि विद्यार्थी केंद्रित होती है। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षण की क्या भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को उदाहरणों और अभ्यास द्वारा व्याकरण के नियम समझाने और भाषा के प्रयोग सुधारने में मदद करता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा और व्याकरण में अंतर बताएं। भाषा और व्याकरण में अंतर बताएं। आंसर में देखिए, भाषा प्रयोग का माध्यम है, जबकि व्याकरण उस प्रयोग का नियम है। भाषा जीवंत होती है, व्याकरण उसका विज्ञान है। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण को भाषा का विज्ञान क्यों कहा जाता है। व्याकरण को भाषा का विज्ञान क्यों कहा जाता है। आंसर देखिए, क्योंकि व्याकरण भाषा के नियम का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसलिए इसे भाषा का विज्ञान कहा जाता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में अनुशासन का क्या महत्व है। आंसर देखिए, अनुशासन से विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सीखते हैं, सही उच्चारण और लेखन का अभ्यास करते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। फिर प्रश्न देखिए, शुद्ध भाषा के प्रयोग का क्या लाभ है। आंसर में देखिए, शुद्ध भाषा प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है, संप्रेषण स्पष्ट होता है और गलतफहमी की संभावना कम रहती है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा मुख्य अंग कौन कौन से हैं। भाषा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो भाषा के मुख्य अंग 3 होते हैं। क्या क्या है समझिए। ध्वनि, शब्द, वाक्य ध्वनि और शब्द ध्वनि। तो ध्वनि, शब्द और वाक्य ध्वनि भाषा और का आधार है। शब्द ध्वनि के मेल से बनता है और वाक्य शब्दों के क्रम से। इन तीनों के सामंजस्य से ही भाषा का रूप बनता है। यदि इनमें किसी का अभाव हो तो भाषा अधूरी रह जाती है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा के प्रमुख प्रकार लिखिए। आंसर में देखिए, भाषा के प्रमुख प्रकार 2 हैं। मौखिक भाषा जिसको बोलते हैं ओरल लैंग्वेज, और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जानने वाली और लिखित ठीक है। मौखिक भाषा विचार को बोलकर व्यक्त करती है, जबकि लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके अलावा सांकेतिक भाषा संकेतों द्वारा भी प्रयोग में आती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ये तो लंबी होने वाले, क्योंकि 1 से इकाई 6 तक प्रश्न है। तो आप लोग अगर वीडियो को देखना छोड़ दिए हैं तो बिल्कुल वीडियो को देखिए। अगर लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक का बटन दबा दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। फिर प्रश्न देखिए, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। आंसर में देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का सीमित। भाषा में व्याकरण और मानक रूप होता है। बोली में नई भाषा साहित्यिक रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि बोली केवल बोलचाल की होती है। जैसे हिंदी भाषा की बोलियां ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। आंसर में देखिए, हिंदी भाषा संस्कृति से विकसित हुई। संस्कृति प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, इस क्रम में इसका विकास हुआ। 12वीं सदी तक हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया था। आज यह भारत की राजभाषा है और विश्व की प्रमुख भाषा में गिनी जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियां के नाम लिखिए।
हिंदी की प्रमुख बोलियां के नाम लिखिए। आंसर में देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, मारवाड़ी, राजस्थानी आदि। इन बोलियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। हर बोली की अपनी ध्वनि, शब्दावली और शैली है। फिर प्रश्न देखिए भाषा शुद्धता से तात्पर्य है। भाषा की शुद्धता से क्या तात्पर्य है? आंसर में देखिए भाषा की शुद्धता का अर्थ है सही शब्द, सही व्याकरण और सही उच्चारण का प्रयोग। भाषा और प्रयोग ऐसा होना चाहिए जिससे अर्थ स्पष्ट रहे और शुद्ध शब्द, गलत व्याकरण या गलत उच्चारण भाषा को बिगाड़ देते हैं। इसलिए भाषा में शुद्धता आवश्यक है। फिर प्रश्न देखिए भाषा अशुद्धियाँ कितने प्रकार होती हैं? भाषा की अशुद्धियाँ कितने प्रकार होती हैं? अशुद्धियाँ किसको बोलते हैं? गलत शब्द को। तो भाषा की अशुद्धियाँ 3 प्रकार होती है। पॉइंट देखिए कौन कौन है। शुद्ध अशुद्धियाँ, वाक्य अशुद्धियाँ, उच्चारण अशुद्धियाँ। तो शब्द अशुद्धियाँ क्या होती है? गलत शब्द प्रयोग। वाक्य अशुद्धियाँ कहते हैं गलत वाक्य रचना। उच्चारण अशुद्धियाँ, गलत उच्चारण। इनसे अर्थ भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। फिर प्रश्न देखिए भाषा शुद्ध रखने के उपाय लिखिए। भाषा के शुद्ध को रखने के लिए देखिए कौन कौन सा उपाय है। सही शब्दों का प्रयोग करें। व्याकरण नंबर 1 में सही शब्दों का प्रयोग करें। नंबर 2 में है व्याकरण के नियमों का पालन करें। नंबर 3 में विदेशी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग ना करें। नंबर 4 में देखिए उच्चारण पर ध्यान दें। नंबर 5 में देखिए सही स्रोतों से भाषा सीखें। इन उपायों से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। फिर प्रश्न देखिए हिंदी की प्रमुख विशेषता लिखिए। हिंदी भाषा सरल, मधुर, वैज्ञानिक और समृद्ध शब्दावली वाली भाषा है। यह संस्कृति से उत्पन्न हुई है और अनेक भाषा की विशेषता अपने में समेटी है। हिंदी देवनागरी लिपि लिखी जाती है और भाषा की एकता प्रतीक है। फिर प्रश्न देखिए हिंदी के विकास में बोली की क्या भूमिका है? प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? ध्यानपूर्वक से सुनिए और समझिए और देखिए। हिंदी के विकास में बोलियों की क्या भूमिका है? तो आंसर में देखिए बोलियां हिंदी की जड़ और बोलियां हिंदी की जड़ है। ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियों ने हिंदी साहित्य और शब्दकोश समृद्ध बनाया है। इन बोलियों से हिंदी को लोक सांस्कृतिक भाव और मधुरता प्राप्त हुई है। इस प्रकार बोलियां हिंदी विकास का आधार है। फिर प्रश्न देखिए भाषा एक सामाजिक संस्था है कैसे? भाषा एक सामाजिक संस्था है कैसे? आंसर में देखिए भाषा समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है और उसी के द्वारा विकसित होती है। यह समाज में विचार विनिमय और सहयोग का माध्यम है। समाज के बिना भाषा अस्तित्व नहीं रह सकता, इसलिए भाषा को सामाजिक संस्था कहा जाता है। फिर प्रश्न देखिए संप्रेषण में भाषा की क्या भूमिका है? तो आंसर देखिए भाषा संप्रेषण का प्रमुख साधन है। संप्रेषण मतलब बातचीत करना। भाषा संप्रेषण का प्रमुख साधन है। यह विचारों, भावनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है। बिना भाषा के मनुष्य समाज में संवाद नहीं कर सकता, इसलिए संप्रेषण की सफलता भाषा पर निर्भर करती है। फिर प्रश्न देखिए भाषा के विकास में शिक्षा की भूमिका बताएं। भाषा के विकास में शिक्षा की भूमिका बताएं। आंसर में देखिए शिक्षा भाषा को परिष्कृत और मानकीकृत करती है। विद्यालयों में भाषा सीखने से समाज में समानता और स्पष्टता आती है। शिक्षक के माध्यम से नए शब्द, व्याकरण और विचार विकसित होते हैं। इस प्रकार शिक्षा भाषा विकास का प्रमुख साधन है। फिर आंसर देखिए हिंदी भाषा। प्रश्न देखिए फिर हिंदी भाषा का महत्व बताइए। आंसर देखिए हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह राजभाषा और देश की एकता का प्रतीक है।
हिंदी से विभिन्न प्रदेशों के लोगों एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास में सहायक हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि आप लोग बोर हो चुके हैं वीडियो देखते हुए, लेकिन आप वीडियो को देखना मत छोड़िए। पानी का बोतल बगल में रखिए और पानी पीजिए और वीडियो को देखिए। बोर मत होइए, क्योंकि ये VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही एग्ज़ाम में आपका पेपर में छपने वाला है या आपको दिखने वाला है क्वेश्चन। हिंदी के शुद्ध उच्चारण के लाभ बताइए। आंसर में देखिए, शुद्ध उच्चारण से अर्थ स्पष्ट होता है और प्रभाव बढ़ता है। यह भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाता है। गलत उच्चारण से अर्थ बदल सकता है, जिससे भ्रम होता है। इसलिए शिक्षक को विद्यार्थी दोनों शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्रश्न देखिए, भाषा का संबंध संस्कृति से है कैसे? भाषा का संबंध संस्कृति से कैसे है? फिर आंसर देखिए, भाषा संस्कृति की वाहक होती है। जिस समाज की संस्कृति जैसी होती है उसकी भाषा में वही झलकती है। लोग गीत, मुहावरे, कहावतें सब संस्कृति के प्रतीक है। इस प्रकार भाषा और संस्कृति एक दूसरे से पूरक है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा की शुद्धता से आप क्या समझते हैं? भाषा को शुद्ध रखने का उपाय बताइए। आंसर में देखिए, भाषा की शुद्धता का अर्थ है शब्दों, व्याकरण, वाक्य रचना और उच्चारण का सही प्रयोग। जब कोई व्यक्ति बोलते हैं या लिखते हैं समय सही शब्द का उचित व्याकरण और स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग करता है, तब उसकी भाषा शुद्ध कहलाती है। अशुद्ध भाषा से अर्थ है भ्रम उत्पन्न होता है या संप्रेषण प्रभावित होता है। भाषा से शुद्ध रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सही शब्दों का प्रयोग, व्याकरण के नियम का पालन, विदेशी शब्दों का कम उपयोग, गलत वर्तनी से बचाना और सही स्रोतों से भाषा सीखना। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को शुद्ध भाषा का अभ्यास करना चाहिए, ताकि समाज में भाषा की गरिमा बनी रहे। फिर प्रश्न देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है? उपयुक्त उदाहरण दिए। 8 नंबर के प्रश्न है। भाषा और बोली में घनिष्ठ संबंध होते हैं, दोनों भिन्न है। भाषा एक मानकीकृत रूप है जिसका प्रयोग लेखन, शिक्षा और संप्रेषण में होता है, जबकि बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप होती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का सीमित। भाषा में व्याकरण और नियम निश्चित होते हैं, बोली में लचीलापन होता है। उदाहरण के लिए, हिंदी एक भाषा है, जबकि ब्रजभाषा अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि उसकी बोलियां हैं। भाषा के विकास की जड़ बोलियों में होती है। बोली से भाषा जन्म लेते हैं और भाषा के माध्यम से बोली संरक्षण होता है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? संक्षेप लिखिए। आंसर में देखिए, हिंदी भाषा का विकास एक दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम है। इसका मूल सांस्कृतिक भाषा में है। संस्कृति से प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया में हिंदी ने कई भाषा और बोलियों की विशेषता अपनाई। हिंदी का प्रारंभिक रूप अपूर्व हिंदी कहलाया, जो 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ। आगे चलकर ब्रज, अवधी, खड़ी बोली आदि रूप में इसका विस्तार हुआ। आज हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। हिंदी का विकास केवल भाषा नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसने भारत की एकता और विविधता दोनों को जोड़ा है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां के नाम लिखिए और उनकी विशेषता बताएं। फिर हिंदी की अनेक प्रमुख बोलियां हैं। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मैथिली, मगही आदि। इन सभी बोलियों ने हिंदी को समृद्ध बनाया है। ब्रज भाषा को
सौंदर्य और कोमलता के लिए जाना जाता है। तुलसीदास रामचरितमानस की अवधि में रची गई, जिसमें सरलता और भावुकता झलकती है। भोजपुरी लोकगीतों की भाषा है, जिसमें जनजीवन की झलक मिलती है। राजस्थानी वीर रस और लोक संस्कृति की झलक है। इन बोलियों की विविधता ने हिंदी की जीवंत, सजी और लोक से जुड़ी भाषा बनाया है। अतः बोलियों हिंदी की नींव है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो भाषा का समाज और संस्कृति से क्या संबंध है? तो आंसर में देखिए, भाषा समाज और सांस्कृतिक दोनों की आत्मा है। समाज के लोग भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी के माध्यम से अपने विचारों, भावना और अनुभव को व्यक्त करते हैं। भाषा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। सांस्कृतिक का संरक्षण भी भाषा के माध्यम से होता है। लोकगीत, लोक कथाएँ, मुहावरे, लोक व्यक्तियाँ सभी में संस्कृति की झलक मिलती है। जब समाज में परिवर्तन होता है तो भाषा बदलती है। इस प्रकार भाषा समाज की पहचान और संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के बिना संस्कृति और समाज दोनों का अस्तित्व संभव नहीं है। फिर प्रश्न देखिए, यूनिट 2 का प्रश्न आ चुका है गाइस। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि आपका दोस्त भी एग्ज़ाम कलेक्ट कर सकें। तो ये वीडियो लंबी हो चुका है क्योंकि मैराथन क्लास है और 2 यूनिट हो चुका है और 4 यूनिट बाकी है। तो देखिए तीसरा यूनिट में क्या है। हरियाणा डीएलएड एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर 2025 यूनिट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निचोड़ क्वेश्चन है, मतलब पूरे बुक से छांट के क्वेश्चन लिया गया है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछने वाला, ये कह रहा है। अगर संजलि क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है? आंसर में देखिए, शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षण सामग्री विद्यार्थी तक पहुंचता है। हिंदी शिक्षण विधि से आशय है हिंदी भाषा को सिखाने की योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है? आंसर में देखिए, हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि और मिश्रित विधि, तथ्य श्रवण वाचन विधि। फिर आंसर देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं। यह इस विधि में भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है जो मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थी भाषा को सुनकर, बोलकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि से आप क्या समझते हैं? आंसर में देखिए, इस विधि में व्याकरण के नियम के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है और वाक्यों का अनुवाद कराया जाता है। यह विधि अधिकतर उच्च कक्षाओं में उपयोग होती है। फिर प्रश्न देखिए, मिश्रित विधि क्या है? तो मिश्रित विधि में प्रत्यक्ष और अनुवाद विधि दोनों का संयोजन होता है। इससे शिक्षण अवधि प्रभावशाली बनता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में श्रवण वाचन विधि का महत्व बताएं। आंसर में देखिए, इस विधि से विद्यार्थियों में सुनने और बोलने की क्षमता विकसित होती है। यह विधि भाषा के व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाती है। फिर प्रश्न देखिए, कहानी विधि का उद्देश्य क्या है? फिर आंसर में देखिए, कहानी विधि से विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है, कल्पना शक्ति और विकास होता है और शब्द भंडारण समृद्ध होता है। फिर नाट्य विधि क्या है? नाट्य विधि में शिक्षण के लिए नाट्य रूप का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थी में सहभागिता, अभिव्यक्ति और उच्चारण कौशल विकसित होते हैं। फिर अभ्यास विधि क्या महत्व है? अभ्यास विधि से विद्यार्थियों में सीखे हुए ज्ञान
की स्थायित्व आता है। यह विधि लेखन, पाठन और वाचन कौशल के लिए आवश्यक है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में क्या शिक्षक की भूमिका है? हिंदी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? आंसर में देखिए, शिक्षक मार्गदर्शक के प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाता है। वह विद्यार्थियों को भाषा के प्रयोग की दिशा में प्रोत्साहित करता है। फिर प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है? इसके लाभ और हानि लिखें। प्रत्यक्ष विधि में भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थी सुनकर, देखकर, बोलकर भाषा सीखते हैं। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि का अर्थ, विशेषताएं और दोष बताइए। आंसर में देखिए, यह विधि मातृभाषा के माध्यम से भाषा सीखने की प्रक्रिया है। विद्यार्थी वाक्यों का अनुवाद करते हैं, भाषा नियम सीखते हैं। पॉइंट हम देखिए, व्याकरण के नियमों पर बल देना, मातृभाषा का प्रयोग बोलने और सुनने की क्षमता का विकसित नहीं होता, भाषा रटने की वस्तु बन जाती है। फिर प्रश्न देखिए, मिश्रित विधि क्या है? इसके लाभ बताइए। आंसर में देखिए, मिश्रित विधि में प्रत्यक्ष और अनुवाद विधि दोनों के गुणों का मेल होता है। फिर प्रश्न देखिए, कहानी विधि का उद्देश्य और लाभ लिखिए। कहानी विधि में भाषा सीखने के लिए शिक्षक कहानी सुनाता है या पढ़वाता है। उद्देश्य विद्यार्थी की रुचि जगाना और भाषा का स्वाभाविक ज्ञान देना। फिर प्रश्न देखिए, नाटक जिसको बोलते हैं, विधि से आप क्या समझते हैं? इसके मिश्रण शिक्षण लाभ बताइए। नाट्य विधि के शिक्षण के लिए अभिनय, संवाद और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर देखिए, विद्यार्थी की सक्रियता बढ़ती है। नंबर 2, बोलने और उच्चारण की क्षमता और सुधार होता है। भाषा का व्यावहारिक प्रयोग होता है। फिर प्रश्न देखिए, श्रवण वाचन विधि क्या है? इसके महत्व लिखिए। इस विधि में भाषा सीखने के लिए सुनने और बोलने से विशेष बल दिया जाता है। पॉइंट हम देखिए, भाषा का प्राकृतिक अभ्यास होता है, संचार कौशल का विकास। नंबर 3, उच्चारण शुद्ध होता है। नंबर 4, विद्यार्थी भाषा के प्रयोग में दक्ष बनते हैं। फिर प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर विधि क्या है? प्रश्न उत्तर विधि क्या है? प्रश्न उत्तर विधि विशेषता की उपयोग बताएं। इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थी को सोचने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। फिर प्रदर्शन विधि क्या है? इसका उपयोग बताइए। इस विधि में शिक्षक चित्र, वस्तु या क्रियाओं का प्रदर्शन करके भाषा सिखाता है। फिर पॉइंट नंबर देखिए, शब्दों का अर्थ समझाने में, वर्ण, वस्तु और क्रियाओं के नाम सिखाने में। नंबर 3 में है, छोटे बच्चों के शिक्षण में अत्यंत उपयोगी। प्रश्न देखिए, अभ्यास विधि का अर्थ और लाभ बताइए। पॉइंट हम देखिए, आंसर देखिए, अभ्यास विधि में विद्यार्थी बार बार पढ़ने, लिखने और बोलने का अभ्यास करते हैं। पॉइंट देखिए, भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, वर्तनी और लेखन में सुधार, आत्मविश्वास और प्रभाव में वृद्धि। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका लिखिए। नंबर 1 प्रश्न आंसर देखिए, पॉइंट, शिक्षक मार्गदर्शक और प्रेरक होता है विद्यार्थी। फिर प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है? इसके लाभ एवं दोष लिखिए। प्रत्यक्ष विधि, आंसर में देखिए, प्रत्यक्ष विधि भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थी सुनने, बोलने और प्रयोग। पॉइंट हम देखिए, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ता है। विद्यार्थियों का उच्चारण शुद्ध होता है। आत्मविश्वास और बोलने की क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न देखिए, फिर व्याकरण अनुवाद विधि से आप क्या समझते हैं? इसके गुण और दोष बताइए। आंसर में देखिए, इस विधि में भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। विद्यार्थी वाक्य अनुवाद कर भाषा नियम सिखाते हैं। पॉइंट हम देखिए, भाषा के नियम की स्पष्ट समझ मिलती है। नंबर 2 पॉइंट में लेखन और अनुवाद कौशल का विकास होता है।
यह सरल और सामान्य बचाने वाली विधि है। फिर प्रश्न देखिए, मिश्रित विधि का क्या है, इसके लाभ बताइए। मिश्रित विधि में प्रत्यक्ष अनुवाद दोनों विधियों के गुणों का संयोजन होता है। यह विधि विद्यार्थियों की समझ और स्तर के अनुसार उपयोग की जाती है। पॉइंट हम देखिए, यह व्यावहारिक और प्रभावशाली होती है। भाषा सिखाना और समझना दोनों आसान हो जाता है। शिक्षक को लचीलापन मिलता है। फिर प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष विधि, इसके लाभ लिखिए। प्रत्यक्ष विधि भाषा को उसी भाषा में माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थी भाषा को सुनने और बोलने और प्रयोग करने से सीखते हैं। यह विधि भाषा को स्वाभाविक और व्यावहारिक से रूप से सिखाने में सहायक होती है। इससे विद्यार्थी का उच्चारण शुद्ध होता है और बोलने की क्षमता बढ़ती है। क्षमता सुधार आता है। यह विधि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और संचार कौशल का विकास करती है। प्रत्यक्ष विधि विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में बहुत उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को देखकर बोर मत होइए, क्योंकि VBI अब प्रश्न होने वाला है। लास्ट में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरे यूनिट को देखिए। फिर प्रश्न देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, इसके दोष लिखिए। व्याकरण अनुवाद विधि में भाषा सिखाने के लिए मातृभाषा का सहारा लिया जाता है। विद्यार्थी वाक्यों का अनुवाद करते हैं और व्याकरण के नियमों की समझते हैं। यह विधि समझने में सरल होती है तथा लेखन कौशल को बढ़ाती है, परंतु इसमें बोलने और सुनने की क्षमता का विकास नहीं होता। विद्यार्थी भाषा की रट लेते हैं लेकिन प्रयोग में कठिनाई महसूस करते हैं। यह विधि भाषा को व्यावहारिक न बनाकर केवल नियम तक सीमित कर देती है, इसलिए यह आधुनिक शिक्षण में कम उपयोगी मानी जाती है। प्रश्न देखिए, फिर मिश्रित विधि क्या है, इसके लाभ बताइए। मिश्रित विधि में प्रत्यक्ष और अनुवाद विधि दोनों का संयोजन किया जाता है। इस विधि में शिक्षक स्थिति के अनुसार दोनों विधियों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षण सरल और प्रभावशाली बनाता है। यह विधि विद्यार्थी की समझ, रुचि और स्तर के अनुसार भाषा सिखाने में सहायक होती है। मिश्रित विधि में भाषा का व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता है और नियमों की समझ भी बढ़ती है। ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और प्रभावी विधि मानी जाती है। फिर प्रश्न देखिए, कहानी विधि उद्देश्य और लाभ लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। कहानी विधि में शिक्षक शिक्षण में रुचि बनाने के लिए कहानी का प्रयोग करता है। कहानी सुनने विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि और कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह विधि बच्चों के स्तर अनुसार होता है, जिससे वे सहज रूप में भाषा सीखते हैं। कहानी विधि के माध्यम से शब्द भंडार बढ़ता है, उच्चारण सुधरता और श्रवण वाचन कौशल का विकास होता है। यह विधि हिंदी शिक्षण को मनोरंजन, सरल और स्थायी बनाने में अत्यंत उपयोगी है। फिर प्रश्न देखिए, नाट्य विधि क्या है, इसके लाभ बताइए। नाट्य विधि में शिक्षक के लिए अभिनय, संवाद और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी खुद स्वयं भाग लेकर भाषा सीखते हैं। इसमें उनमें आत्मविश्वास, सहयोग और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। नाट्य विधि से विद्यार्थी की उच्चारण सुधरता है और भाषा का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ता है। यह विधि शिक्षण को रोचक और सक्रिय बनाती है। समूह कार्य की भावना विकसित होती है और विद्यार्थी भाषा का स्वाभाविक प्रयोग करना सीखते हैं। फिर प्रश्न देखिए, श्रवण वाचन विधि का महत्व लिखिए। श्रवण वाचन विधि में सुनने और बोलने की प्रक्रिया के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। यह विधि भाषा शिक्षण का स्वाभाविक तरीका है। इससे विद्यार्थी की श्रवण शक्ति और वाचन
कौशल का विकास होता है। वे भाषा को सुनकर समझते हैं और बोलने में दक्ष बनते हैं। इससे उच्चारण शुद्ध होता है और संचार में क्षमता बढ़ती है और यह विधि भाषा के व्यावहारिक उपयोग पर बल देती है। इसलिए आधुनिक शिक्षण पद्धति में इसका विशेष महत्व है। फिर प्रश्न उत्तर देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है ये। प्रश्न उत्तर विधि क्या है, इसके लाभ बताएं। प्रश्न उत्तर विधि शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न करता है और उत्तर प्राप्त करता है। इसमें एक विद्यार्थी की सोचना और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि शिक्षण को रोचक और सक्रिय बनाती है। विद्यार्थी की भागीदारी बढ़ती है और वे विषय को बेहतर समझ पाते हैं। पुनरावृत्ति, समझ तथा मूल्यांकन के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ती है और शिक्षक को उनकी समझ का स्तर जानने में सहायता मिलती है। फिर प्रश्न देखिए, पाठ्य योजना हिंदी शिक्षण। पाठ्य योजना क्या है? विषय प्रत्यक्ष विधि द्वारा सरल वाक्य निर्माण। कक्षा प्रथम द्वितीय। उद्देश्य विद्यार्थी सरल वाक्य सुनने, समझ और स्वयं बनाए सामग्री, चित्र, वस्तु, कार्ड बोर्ड, क्रिया। शिक्षक चित्र दिखाकर बच्चों को प्रश्न पूछेगा, बच्चा उत्तर देकर वाक्य बनाएगा। शिक्षक सही उच्चारण, शब्द चयन और वाक्य संरचना समझाएगा। विद्यार्थी बार बार अभ्यास करेंगे और समूह में वाक्यों बोलेंगे। समीक्षा, बच्चों से प्रश्न पूछकर सीखने की पुष्टि की जाएगी। लाभ, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान, उच्चारण सुधार, शब्द भंडारण और संचार कौशल का विकास। यूनिट मेथड क्या है, जिसको बोलते हैं इकाई विधि। यूनिट मेथड सुनिए, इकाई विधि का। यूनिट मेथड में पाठ को छोटे छोटे विषय या इकाइयों में विभाजित कर सिखाया जाता है। प्रत्येक इकाई में स्पष्ट उद्देश्य, सामग्री, क्रिया और मूल्यांकन होता है। शिक्षक पहले इकाई परिचय देता है, फिर विद्यार्थी को गतिविधि के माध्यम से भाषा अभ्यास कराता है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी कौशल शामिल होते हैं। प्रत्येक इकाई के अंत में प्रश्नोत्तर और अभ्यास से सीखने की पुष्टि होती है। यूनिट मेथड से शिक्षण व्यवस्थित, सहज और प्रभावशाली बनता है। इससे विद्यार्थी का समझ और व्यावहारिक ज्ञान दोनों विकसित होते हैं। फिर कैरिकुलम, जिसके कहते हैं पाठ्य पुस्तक। कैरिकुलम या पाठ्य पुस्तक प्रश्न है और उत्तर देखिए। हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम है। विद्यार्थी की उम्र, क्षमता और कक्षा स्तर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी भाषा कौशल शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम में प्रत्येक इकाई के उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन का विवरण होता है। शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए कहानी, नाट्य, प्रत्यक्ष, मिश्रित और श्रवणवाचक जैसी विधियाँ शामिल की जाती है। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि, व्यावहारिक ज्ञान और संचार कौशलों को बढ़ाने में सहायक होता है। यह शिक्षण को सरल, वैज्ञानिक और प्रभावशाली बनाता है। तो ये प्यारे बच्चों, यूनिट 3 भी ख़त्म हो चुका है और यूनिट 4 पे आए हैं। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो प्रश्न है, शिक्षण सहायक उपकरण की परिभाषा, प्रकार और महत्व लिखिए। आंसर में देखिए, शिक्षण सहायक उपकरण के साधन है जिनके प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावशाली, सरल और रुचिकर बनाता है। यह उपकरण विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय करते हैं और इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण उपकरण 3 प्रकार होते हैं। शिक्षण उपकरण कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? शिक्षण उपकरण 3 प्रकार होते हैं। सुनिए, दृश्य उपकरण, सर्व उपकरण, दृश्य सर्व उपकरण।
तो दृश्य मतलब होता है देखना, सर्व मतलब सुनना, और दृश्य और सर्व मतलब होता है जैसे मोबाइल से अभी आप लोग देख रहे हैं तो सुन भी रहे हैं और प्लस देख भी रहे हैं, वही करा दृश्य सर्व उपकरण। दृश्य उपकरण सुनिए 1 नंबर की, चित्र, चार्ट, नक्शे, मॉडल, फ्लैश कार्ड आदि आते हैं। सर्व उपकरण में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषा आदि। दृश्य और सर्व उपकरण में सुनिए टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि। इन उपकरणों से विद्यार्थी की रुचि बढ़ती है, विषय की समझ गहरी होती है और शिक्षा स्थायी बनती है। फिर प्रश्न देखिए, दृश्य सहायक उपकरण के प्रकार और उपयोग समझाइए। आंसर में देखिए, दृश्य सहायक उपकरण वे होते हैं जिन्हें देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये उपकरण शिक्षक को अधिक स्पष्ट और आकर्षक बनाते हैं। मुख्य दृश्य उपकरण चित्र, नक्शे, मॉडल, फ्लैश कार्ड और ब्लैक कार्ड। इन उपकरणों के प्रयोग से विषय की जटिलता कम होती है और विद्यार्थी की ठोस रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका उपयोग उच्चारण सुधारने, शब्द भंडार बढ़ाने और वाक्यों संरचना सिखाने में किया जाता है। यह दृश्य उपकरण से विद्यार्थी की समझ, स्मरण शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। फिर प्रश्न देखिए, सर्व उपकरण का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है। सर्व उपकरण वे साधन है जिनसे विद्यार्थी सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी शिक्षण में सर्व उपकरण का विशेष महत्व है क्योंकि ये विद्यार्थियों की सर्व क्षमता और उच्चारण सुधारने में सहायक होते हैं। मुख्य सर्व उपकरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषण और ध्वनि रिकॉर्डिंग। इनके माध्यम से विद्यार्थी शुद्ध भाषा, उच्चारण और स्वर गति सीखते हैं। सर्व उपकरण भाषा शिक्षण को जीवन बनाते हैं तथा विद्यार्थियों में सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाते हैं। इनका प्रयोग संवाद, कविता और कहानी शिक्षण में विशेष रूप से उपयोगी है। फिर प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों की आवश्यकता और लाभ लिखिए। आंसर में देखिए, शिक्षण उपकरण विधि। शिक्षण उपकरण शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर, सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि केवल मौखिक शिक्षण से विद्यार्थी में बोरियत आती है और उपकरण के प्रयोग से विद्यार्थी विषय को देख सुनकर अनुभव कर सीखते हैं। पॉइंट देखिए, नंबर 1 में शिक्षण रोचक और स्थायी बनाता है। नंबर 2, विद्यार्थी की एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 4, कठिन विषय आसानी से समझ में आते हैं। प्रश्न देखिए, ऑडियो विजुअल उपकरण का हिंदी शिक्षण में क्या उपयोग बताएं। आंसर में देखिए, ऑडियो विजुअल उपकरण वे साधन हैं जिनसे विद्यार्थी सुनकर और देखकर दोनों तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी शिक्षण में इनका उपयोग अत्यंत प्रभावशाली होता है। इन उपकरण में टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो, फिल्म क्लिप्स आदि प्रमुख है। इनका प्रयोग कविता, कहानी, संवाद और नाटक शिक्षण में किया जाता है। विद्यार्थी जब शब्दों को सुनते और चित्र को देखते हैं तो भाषा का वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे इनकी रुचि, अभिव्यक्ति और उच्चारण में सुधार होता है। फिर प्रश्न देखिए, शिक्षण सहायक उपकरण का वर्गीकरण कीजिए। आंसर में देखिए, शिक्षण सहायक उपकरणों को विभिन्न आधार वर्गीकृत किया गया है। इनका प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार है। दृश्य उपकरण जैसे विजुअल एड्स कहते हैं। सर्व उपकरण ऑडियो एड्स कहते हैं। सर्व दृश्य उपकरण ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य मतलब देखना, चार्ट, मॉडल, नक्शा, चित्र को आप लोग देख सकते हैं। और सर्व मतलब होता है सुनना, रेडियो, टेप रिकॉर्डर से आप लोग भाषा से सुन सकते हैं। दृश्य सर्व देख भी सकते हैं और प्लस सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर। नंबर 4 में देखिए, व्यावहारिक उपकरण एक्टिविटी एड।
प्रोजेक्ट, कार्य, रोल प्ले, नाटक। व्यावहारिक उपकरण में क्या होता है, नाटक वगैरह आते हैं इसमें। इन उपकरणों के प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावशाली, जीवन पर्यंत रोचक बनता है। ये विद्यार्थी की इंद्रियां को सक्रिय करते हैं और शिक्षा को स्थायी बनाते हैं। प्रश्न देखिए फिर, शिक्षण सहायक उपकरणों के उपयोग, शिक्षक की भूमिका बताएं। शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रभाव उपयोग करने पर निर्भर करता है। शिक्षक की भूमिका इन उपकरणों के प्रयोग में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट देखिए, शिक्षण के उपकरणों के उचित चयन करना चाहिए। उनका प्रयोग विषय और कक्षाओं के अनुसार उनका उपयोग विषय और कक्षाओं के अनुरूप करना चाहिए। नंबर 3 में देखिए, उपकरणों को प्रयोग से पहले तैयार करना चाहिए। और नंबर 4 में देखिए, उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। नंबर 5 में देखिए, प्रयोग के बाद पुनः समीक्षा और ज्ञान के स्पष्ट प्रयोग के बाद पुनः समीक्षा कर ज्ञान की पुष्टि करनी चाहिए। सक्षम शिक्षण उपकरणों के प्रयोग से शिक्षक को जीवंत बना सकता है। प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों के प्रयोग से क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर में देखिए, शिक्षण उपकरणों का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए ताकि उनका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सावधानी इस प्रकार है। पॉइंट हम देखिए, नंबर 1, उपकरण विषय के अनुरूप और सरल होनी चाहिए। नंबर 2, अत्यधिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, उपकरण स्पष्ट, सटीक और बच्चों के स्तर अनुसार होना चाहिए। प्रश्न फिर देखिए, शिक्षण सहायक उपकरणों से विद्यार्थी को क्या होते हैं। आंसर में देखिए, शिक्षण उपकरणों से विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया आसान और रोचक बनती है। पॉइंट हम देखिए, विद्यार्थी ठोस रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखने की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, कठिन विषय सरल बनाते हैं। फिर प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में उपकरणों की आवश्यकता क्यों है। आंसर में देखिए, भाषा शिक्षण केवल बोलने या लिखने की तक सीमित नहीं है बल्कि अनुभव और प्रयोग पर आधारित है। शिक्षण उपकरण से भाषा को समझने, बोलना और उपयोग करना सरल बनता है। इनसे विद्यार्थी शब्द का अर्थ, प्रयोग का उच्चारण स्पष्ट रूप से समझते हैं। शिक्षण उपकरण भाषा को व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इनसे भाषा शिक्षण में अब नयापन आता है, विद्यार्थी की रुचि बनी रहती है और शिक्षा प्रभावी बनती है। अतः हिंदी शिक्षण में उपकरण की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। फिर प्रश्न देखें, शिक्षण उपकरण का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। आंसर में देखिए, भाषा शिक्षण में उपकरण का अत्यधिक महत्व है। भाषा सुनने, देखने और बोलने की क्रिया पर आधारित होती है। शिक्षण उपकरण विद्यार्थी की जिज्ञासा जागृत करते हैं और कठिन विषय को सरल बनाते हैं। इनसे विद्यार्थी शब्दों का उच्चारण, अर्थ और प्रयोग को आसानी से समझ पाते हैं। चित्र, मॉडल, चार्ट, वीडियो आदि से हिंदी भाषा के अमूर्त विचारों को ठोस रूप में समझाया जा सकता है। अतः भाषा शिक्षण में शिक्षण उपकरण विद्यार्थी की रुचि, समझ, अभिव्यक्ति और रचनात्मक को विकसित करते हैं। फिर प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों के प्रकार का वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित कीजिए। आंसर में देखिए, शिक्षण उपकरणों के मुख्य 3 वर्गों में बांटा जाता है। पॉइंट देखिए, दृश्य मतलब उपकरण, चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शा, ब्लैक बोर्ड आदि इनसे विद्यार्थी को देखकर समझते हैं। सर्व मतलब सुनना, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, भाषा आदि इनसे विद्यार्थी सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर्वदृश्य उपकरण जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल इत्यादि इनसे विद्यार्थी देखकर और सुनकर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर प्रश्न देखिए,
शिक्षण उपकरणों के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों लिखिए। पर आंसर देखिए, शिक्षण उपकरणों का प्रयोग बहुत उपयोगी परंतु कुछ कठिनाइयों में भी आती हैं। सभी विद्यालयों में पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं। पॉइंट देखिए, कई शिक्षकों के उपकरणों का सही उपयोग नहीं आता है। 3 में देखिए, आर्थिक साधनों की कमी होती है। बिजली या तकनीकी सुविधा न होने पर उपकरणों बेकार हो जाते हैं। प्रश्न देखिए, शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण उपकरणों का महत्व है। आंसर में देखिए, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण विद्यार्थी की आवश्यकता और स्तर के अनुसार होते हैं। ऐसे उपकरण सस्ते, सरल और उपयोगी होते हैं। इनसे विद्यार्थी को अधिक आत्मीयता और जुड़ाव महसूस होता है। शिक्षकों रचनात्मकता भी बढ़ती है और शिक्षण प्रक्रिया जीवंत बनती है। उदाहरण चार्ट, फ्लैश कार्ड, हस्तनिर्मित मॉडल चित्र आदि स्वनिर्मित उपकरणों से शिक्षण अधिक प्रभावशाली और रुचिकर बनाता है। शिक्षण उपकरण से शिक्षण में स्थायित्व कैसे आता है? आंसर में देखिए, जब विद्यार्थी किसी विषय को केवल सुनते हैं तो वह जल्दी भूल जाते हैं, परंतु जब वह उसे देखते हैं, सुनते हैं और प्रयोग करते हैं तो वह स्मृति में स्थायी रूप से बस जाता है। शिक्षण उपकरण विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। इससे विषय अधिक गहराई से समझ आता है। जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है इंद्रियों से समझ अधिक गहराई से समझ आता है। जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है उतना ही ज्ञान अस्थायी होता है। इसलिए कहा गया है प्रश्न देखिए, आधुनिक युग में तकनीक उपकरणों की क्या भूमिका है? आंसर देखिए, आधुनिक युग तकनीक प्रगति का युग है। शिक्षा क्षेत्र में भी तकनीक उपकरणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स आदि से शिक्षा सरल और आकर्षक हो गई है। विद्यार्थी किसी भी विषय को एनिमेशन, वीडियो और चित्रों के माध्यम से जल्दी समझ लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सुविधा मिलती है। इस प्रकार तकनीक उपकरणों ने भाषा शिक्षण को आधुनिक, सजीव और प्रभावशाली बना दिया गया है। प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों किसे कहते हैं? शिक्षण उपकरण किसे कहते हैं? आंसर देखिए, सभी साधन जिनसे शिक्षण प्रक्रिया को सरल, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है, इन्हें शिक्षण उपकरण कहते हैं। प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरण के प्रकार बताएं। शिक्षण उपकरण के 3 प्रकार होते हैं: दृश्य उपकरण, सर्व उपकरण, दृश्य सर्व उपकरण। तो आप लोग इसका डिफिनेशन समझ गए हैं। तो प्रश्न फिर है, शिक्षण उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर में देखिए, शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की रुचि बढ़ाना और शिक्षा को सरल बनाना। प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों से शिक्षा में क्या लाभ होता है? पर आंसर देखिए, शिक्षा रोचक बनती है, समझ बढ़ती है और ज्ञान में लंबे समय तक स्मरण रहता है। प्रश्न देखिए, आधुनिक युग में कौन से तकनीक उपकरण उपयोगी है? आंसर में देखिए, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, मोबाइल ऐप्स आधुनिक तकनीक उपकरण है। फिर प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरण शिक्षा का प्राण है, इस कथन का अर्थ बताइए। आंसर में देखिए, शिक्षण उपकरणों के बिना शिक्षा नीरस और कठिन होती है, इसलिए शिक्षा को जीवंत बनाते हैं। प्रश्न देखिए, उपकरणों के प्रयोग से शिक्षक को क्या लाभ होता है? आंसर में देखिए, शिक्षण सरल होता है, समय की बचत होती है और विद्यार्थी की भागीदारी बढ़ती है। आंसर में देखिए, वो आंसर बताया। प्रश्न देखिए, शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित उपकरण क्या होते हैं? आंसर में देखिए, शिक्षक द्वारा खुद बनाए गए साधन जो विद्यार्थी के स्तर के अनुसार होते हैं, वे स्वनिर्मित उपकरण कहलाते हैं। प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों के प्रयोग से क्या कठिनाई होती है? आंसर बताइए।
सामग्री की कमी, तकनीक ज्ञान की कमी और आर्थिक संसाधनों की कमी जैसी कठिनाई होती है। फिर प्रश्न देखिए, ब्लैक बोर्ड का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है? आंसर देखिए, ब्लैक बोर्ड से शिक्षक भाषा की रचना, वाक्य निर्माण और व्याकरणिक नियम को आसानी से समझा सकता है। प्रश्न देखिए फिर, चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? चार्ट से कठिन विषय को संक्षेप और दृष्टिगोचर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समझ आसान होती है। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? आंसर में देखिए, फ्लैश कार्ड छोटे कार्ड होते हैं जिन पर शब्द, वाक्य या चित्र बने होते हैं। इन शब्दावली या वाक्य निर्माण सिखाने में प्रयोग किया जाता है। फ्लैश कार्ड में प्रोजेक्टर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? आंसर में देखिए, प्रोजेक्टर से चित्र, चार्ट या वीडियो को दीवार या स्क्रीन पर दिखाकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग क्या उपयोग है? सुनिए, आंसर में सुनिए, भाषा प्रयोगशाला में विद्यार्थी की सही उच्चारण, स्वर और लहजे और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। शिक्षक को शिक्षण उपकरणों का चयन कैसे करना चाहिए? आंसर में देखिए, शिक्षक को उपकरणों का चयन विद्यार्थी की आयु और स्तर पर विषय की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। फिर प्रश्न देखिए, शिक्षण उपकरणों की आवश्यकता किन कारणों से होती है? आंसर देखिए, विद्यार्थी की जिज्ञासा जगाने, ध्यान आकर्षित करने और विषय को स्पष्ट करने हेतु शिक्षण उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, यूनिट 5 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और 4 की ख़त्म हो चुकी है। तो सुनिए, इसमें भी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रश्न देखिए, नवीन प्रवृत्तियाँ क्या होती है? शिक्षा के क्षेत्र में समय और आवश्यकता के अनुसार किए जाने वाले परिवर्तन को नवीन प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर ये प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियाँ की आवश्यकता क्यों पड़ी? आंसर में देखिए, क्योंकि पारंपरिक विधियाँ नीरस और रटने पर आधारित थी, इसलिए विद्यार्थी की रुचि घट रही है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब क्या है? भाषा प्रयोगशाला वह स्थान है जहां विद्यार्थी सुनकर, बोलकर, दोहराकर भाषा सीखते हैं। फिर संरचना दृष्टिकोण क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। आंसर में देखिए, यह विधि भाषा को व्यवहार में प्रयोग करने पर बल देती है, यानी भाषा बोलने और समझने की क्षमता का विकास होती है। आंसर में क्वेश्चन देखिए, फिर तकनीक उपकरणों का हिंदी शिक्षण में क्या योगदान है? आंसर देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि से शिक्षा रोचक, सजीव और प्रभावशाली बनती है। फिर प्रश्न देखिए, CBL कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या है? CBL आंसर देखिए, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षक करना CBL कहलाता है। ई लर्निंग क्या है? प्रश्न है, ई लर्निंग क्या है? ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ई लर्निंग कहलाता है। प्रश्न है, मल्टीमीडिया शिक्षण क्या होता है? मल्टीमीडिया शिक्षण क्या होता है? आंसर में है, जब शिक्षा में चित्र, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन आदि का प्रयोग किया जाता है तो उसे मल्टीमीडिया शिक्षण कहते हैं। फिर प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति क्या है? विद्यार्थियों को किसी विषय पर वास्तविक कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोजेक्ट विधि पद्धति कहलाती है। फिर प्रश्न है, सहकारी शिक्षण क्या? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? फिर आंसर देखिए, जब विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं तो उसे सहकारी शिक्षण कहते हैं। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियाँ की आवश्यकता क्यों है? सुनिए, समाज निरंतर बदल रहा है, इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवश्यक है। पुरानी विधि केवल रटने पर आधारित थी, जिससे विद्यार्थी की रचनात्मक कम हो गई थी। ये नवीन प्रवृत्ति विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, सोचने की क्षमता और भाषा प्रयोग की योगदान बढ़ती है। इनसे शिक्षण आधुनिक, रुचिकर और व्यावहारिक बन जाता है। फिर प्रश्न देखिए,
हिंदी शिक्षण में तकनीक साधनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न देखिए, आंसर देखिए, तकनीक साधनों जैसे कंप्यूटर, चार्ट, क्लास, इंटरनेट, प्रोजेक्टर आदि हिंदी शिक्षण प्रभावशाली बनाता है। इनसे विद्यार्थी चित्र, ध्वनि और वीडियो के माध्यम से बेहतर समझते हैं। शिक्षक विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, गूगल क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड आधुनिक शिक्षण में बहुत सहायक हैं। फिर प्रश्न देखिए, भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता बताएं। आंसर में देखिए, भाषा प्रयोगशाला में विद्यार्थी सुनकर, बोलकर और उच्चारण करके भाषा सीखते हैं। इससे उच्चारण शुद्ध होता है, स्वर और लय सही बनती है। यही विद्यार्थी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और अपनी आवाज़ रिकॉर्डर करके सुधार करते हैं। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण में एक आधुनिक और प्रभावी साधन है। प्रश्न देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण कम्युनिकेटिव अप्रोच की विशेषता लिखिए। आंसर में देखिए, समूह चर्चा, संवाद, नाट्य, रूपांतरण आदि गतिविधि शामिल है। इस दृष्टिकोण से विद्यार्थी आत्मविश्वास से हिंदी बोलने और समझना सीखते हैं। पॉइंट देखिए, व्याकरण के स्थान पर संप्रेषण की क्षमता पर ध्यान। दूसरा में देखिए, विद्यार्थी की भागीदारी और बोलने की अभ्यास। तीसरा में देखिए, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग पर बल। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति की उपयोगिता समझाइए। आंसर में देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति विद्यार्थियों को कार्य के माध्यम से सिखाने का अवसर देती है। इससे विद्यार्थी आत्मनिर्भर, रचनात्मक और व्यावहारिक बनते हैं। व्यावहारिक के लिए मेरे गांव का वर्णन, विद्यालयों का वृक्षारोपण कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट कार्य है। यह पद्धति विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाती है। तो सेक्शन सी 100 वर्ड का जो 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। आंसर देखिए, हिंदी शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियों का विस्तार कीजिए और विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, हिंदी शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियां आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक शिक्षा पर आधारित है। इनमें भाषा प्रयोगशाला, ई लर्निंग प्रोजेक्ट, विद्यार्थी मल्टीमीडिया शिक्षण, सहकारी शिक्षण आदि शामिल है। इनका उद्देश्य विद्यार्थी की सक्रिय बनाना और भाषा का प्रयोग में लाना। नवीन प्रवृत्तियों से शिक्षण आकर्षक, प्रभावशाली और समयानुकूल बनाता है। ये विद्यार्थी को आत्मविश्वास और रचनात्मक बनाती है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में तकनीक साधनों का योगदान बताइए। आंसर में है, तकनीक साधनों से शिक्षा का रूप पूरी तरह से बदल गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि से हिंदी शिक्षण सरल और रोचक हो गया है। इन साधनों से विद्यार्थी देख, सुनकर और बोलकर सीखते हैं। शिक्षक भी विषय का उदाहरणों और दृश्यों के माध्यम से स्पष्ट करता है। इस प्रकार तकनीक उपकरण आधुनिक युग के अनिवार्य शिक्षण साधन है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षा में रचनात्मक दृष्टिकोण का महत्व लिखिए। आंसर में देखिए, रचनात्मक दृष्टिकोण भाषा के व्यवहारिक उपयोग पर बल देता है। इससे विद्यार्थी बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करते हैं। यह दृष्टिकोण व्याकरण की जगह संवाद और परिस्थिति पर ध्यान देता है। हिंदी शिक्षण में यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और आत्मशक्तिशील बनाता है। प्रश्न देखिए, ई लर्निंग का हिंदी शिक्षण में महत्व बताइए। ई लर्निंग से विद्यार्थी कहीं भी, कभी भी सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, डिजिटल आदि से हिंदी शिक्षण आसान हुआ है। शिक्षक अपने पाठ को दृश्य और स्वर में प्रस्तुत करके ई लर्निंग से समन्वय की बचत होती है और शिक्षा में तकनीक निपुणता होती है। फिर प्रश्न देखिए, सहकारी शिक्षण का हिंदी में क्या महत्व है। आंसर देखिए, सहकारी शिक्षण में विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखता है और इससे आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता से कठिन विषयों को आसानी से समझते हैं। इस पद्धति से भाषा शिक्षण अवधि व्यावहारिक और सामाजिक बनता है।
प्रश्न देखिए, वेब आधारित शिक्षण, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब आधारित शिक्षण। आंसर देखिए, जब इंटरनेट वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उसे वेब आधारित शिक्षा कहते हैं। फिर डिजिटल बोर्ड क्या है? डिजिटल बोर्ड एक स्मार्ट स्क्रीन होती है जिस पर वीडियो, चित्र और वीडियो की मदद से पढ़ाते हैं। प्रश्न देखिए फिर, ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसे उपकरण जिनमें विद्यार्थी सुन और देख कर दोनों, जैसे टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट है। फिर दे फ्लिप्ड फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम में विद्यार्थी घर पर वीडियो या नोट्स से विषय पढ़ते हैं और कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करते हैं। फिर देखिए प्रश्न, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? आंसर में देखिए, जब शिक्षण में कला, चित्र, नाटक या संगीत शामिल किया जाता है उसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। फिर प्रश्न देखिए, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आंसर में देखिए, यह वह पद्धति है जिसमें विद्यार्थी एक साथ मिलकर समस्या समाधान करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। फिर देखिए प्रश्न, अभिनव शिक्षण पद्धति का उद्देश्य क्या है? प्रश्न देखिए, आंसर देखिए, विद्यार्थी की सृजनात्मकता बढ़ाना और शिक्षण को आनंददायक बनाना। फिर देखिए प्रश्न, ई कंटेंट क्या है? आंसर देखिए, ई कंटेंट का डिजिटल रूप में तैयार की गई शैक्षिक सामग्री जैसे वीडियो, ई बुक, PDF ई प्रस्तुत की ई कंटेंट कहते हैं। शिक्षण क्या है या सेल्फ लर्निंग क्या है? आंसर देखिए, जब विद्यार्थी खुद, मतलब स्वयं मतलब खुद, अध्ययन सामग्री के माध्यम से बिना शिक्षक की मदद से सीखते हैं तो इसके स्व शिक्षण कहते हैं। आंसर में देखिए प्रश्न देखिए फिर, नॉलेज शेयरिंग क्या है? आंसर देखिए, जब विद्यार्थी आपस में जानकारी और अनुभव बांटते हैं तो इसे नॉलेज शेयरिंग कहा जाता है। आंसर फिर प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में ई लर्निंग की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए? आंसर में देखिए, ई लर्निंग से विद्यार्थी किसी भी स्थान और समय पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन वीडियो, नोट्स और क्विज से शिक्षा सरल होती है। यह तकनीक साक्षरता बढ़ाता है। शिक्षक विद्यार्थी के तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इससे हिंदी शिक्षण अधिक सुलभ और आधुनिक बन गया है। प्रश्न देखिए फिर, हिंदी शिक्षण नवीन तकनीक प्रयोग से क्या परिवर्तन है? आंसर देखिए, नवीन तकनीकों से शिक्षा का पूरी तरह बदल गया है। अब विद्यार्थी केवल श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी बन गया है। शिक्षण दृश्य, सर्व और संवादात्मक हो गया है। शैक्षिक अब गाइड की भूमिका में है। इससे हिंदी शिक्षण अधिक रोचक, व्यावहारिक और प्रभावशाली बन गया है। फिर प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट पद्धति और शाकाहारी शिक्षण में अंतर लिखिए। क्वेश्चन है, आंसर है, आधार प्रोजेक्ट पद्धति शाकाहारी उद्देश्य शिक्षण, उद्देश्य कार्य द्वारा सीखना, समूह में मिलकर सीखना, विधि वास्तविक कार्य या प्रोजेक्ट करना, समूह में चर्चा और सहयोग से सीखना, परिणाम व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक व भाषिक विकास है। प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का क्या महत्व है? प्रश्न आंसर देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से विद्यार्थी कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का विकास करते हैं। नाटक, चित्र, कविता और अभिनय के मध्य से भाषा सिखाई जाती है। इससे हिंदी शिक्षण रुचिकर और जीवन से जुड़ा बनता है। विद्यार्थी भाषा को अनुभव और अभिव्यक्ति दोनों रूप से सीखते हैं। प्रश्न देखिए फिर, आधुनिक युग में हिंदी शिक्षण के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया है? सुनिए, आधुनिक युग में हिंदी शिक्षण पारंपरिक पद्धति से हटकर तकनीक, संवाद और गतिविधि आधारित बन गया है। अब शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, ई कंटेंट प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावशाली हुआ। विद्यार्थी सक्रिय रूप से
भाग लेते हैं, जिससे उनकी भाषा क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। फिर प्रश्न देखिए, आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी शिक्षण में क्या योगदान है? सुनिए। आईसीटी ने हिंदी शिक्षण को अधिक और वैश्विक बना दिया है। वीडियो लेक्चर, डिजिटल बोर्ड और इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी कहीं से भी सीख सकते हैं। इससे अध्ययन सामग्री सुलभ, रोचक और इंटरकनेक्टिव बन गई है। आईसीटी ने शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद और मजबूत किया है। प्रश्न देखिए फिर, शिक्षण में नवीनीकरण की आवश्यकता क्यों है? हर युग में समाज, भाषा और तकनीक बदलती रहती है। यदि शिक्षण में नवीनता और नई लाई जाए तो शिक्षार्थी पिछड़ जाते हैं। नवीन प्रवृत्ति शिक्षण को अधिक व्यावहारिक, जीवन उपयोगी और रुचिकर बनाती है। इन्हीं कारणों से हिंदी शिक्षण में निरंतर नवीनीकरण आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। तो ये यूनिट 6 का प्रश्न है। शिक्षण में तकनीक का संतुलित प्रयोग विषय पर टिप्पणी कीजिए। आंसर में देखिए, तकनीक शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है, परंतु इसका अति प्रयोग विद्यार्थी को यांत्रिक बना सकता है। शैक्षिक तकनीक का उपयोग तभी करना चाहिए जब वह विषय की समझ बराए मानवीय मूल्य और भावनात्मक जुड़ाव भी शिक्षण का हिस्सा होने चाहिए। इसलिए तकनीकी और मानवीयता दोनों का संतुलन आवश्यकता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में नवाचारों के प्रकार बताइए। आंसर में देखिए, हिंदी शिक्षण में नवाचारों की कई प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 में मल्टीमीडिया शिक्षण, नंबर 2 ई लर्निंग वेब आधारित, नंबर 3 में है प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, नंबर 4 में आर्ट इंटीग्रेट लर्निंग, नंबर 5 में है ब्लेंड लर्निंग। सबसे माध्यम से विद्यार्थी को रचनात्मक, आत्मविश्वास और भाषा प्रयोग क्षमता विकसित होता है। फिर प्रश्न देखिए, यूनिट 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। से आप क्या समझते हैं? प्रश्न देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धि, व्यवहार और ज्ञान स्तर का निर्धारण किया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। फिर प्रश्न देखिए, मापन, मेजरमेंट इंग्लिश में कहते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अंतर लिखिए। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर वो लिखिए, बताइए। आंसर में, मापन केवल संख्यात्मक परिणाम है, अंक प्राप्त होता है, जबकि मूल्यांकन विद्यार्थी की संपूर्ण प्रगति गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। फिर प्रश्न देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE का आंसर में देखिए, CCE एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन पूरे वर्ष निरंतर किया जाता है। यह केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि दैनिक व्यवहार, सहभागिता और प्रगति को भी मापता है। प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर देखिए, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी की भाषा कौशल, लेखन, वाचन और व्याकरणिक दक्षता और पता लगाना है, ताकि शिक्षण में सुधार किया जाता है। फिर प्रश्न देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण सिद्धांत क्या है? आंसर में देखिए, पॉइंट में पाठ्यक्रम के सभी अंगों समुचित प्रतिनिधित्व हो। प्रश्न देखिए, प्रश्न का क्रम सरल से कठिन हो। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, तो आंसर है तीनों पॉइंट में, अस्पष्ट और त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग हो। 4 में देखिए, समय और अंक का उचित विभाजन हो। प्रश्न देखिए फिर, हिंदी शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस का क्या महत्व है? आंसर में देखिए, त्रुटि विश्लेषण से शैक्षिक यह पता चलता है कि विद्यार्थी किन क्षेत्रों में गलती कर रहे हैं। इससे शिक्षण की कमजोरी का पता लगाकर सुधार किया जाता है। फिर प्रश्न देखिए, मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट जिसको बोलते हैं, 2 लाभ लिखिए। विद्यार्थियों की बोली मौखिक परीक्षा जैसे
स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल जो होता है उसके बाद मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचर शिक्षक लोग जो उसी कहते हैं मौखिक परीक्षा। आंसर देखिए, विद्यार्थी की बोलने की क्षमता और उच्चारण की परीक्षण होता है। नंबर 2, संवाद कौशलों व आत्मविश्वास का विकास होता है। फिर प्रश्न देखिए, लेखन कौशल के मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड लिखिए। आंसर में देखिए, शुद्ध लेखन, विचार स्पष्टता, व्याकरण, वाक्य संरचना और शब्द रचन लेखक कौशल के मूल्यांकन के प्रमुख आधार है। प्रश्न फिर देखिए, गुणात्मक मूल्यांकन क्या है। आंसर में देखिए, गुणात्मक मूल्यांकन वह है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार, दृष्टिकोण, सृजनात्मकता का आकलन किया जाता है। इसमें केवल अंक नहीं बल्कि समग्र व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। और प्रश्न देखिए, फिर मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार 3 होते हैं: प्रारंभिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संपूर्ण मूल्यांकन। तो इंग्लिश में भी नाम है, आप लोग देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हिंदी पेडागोजी हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर का कोड नंबर 109 है, जो इसका प्रश्न कोड नंबर 108 है, जो पेपर कोड 108 है, जो इसका प्रश्न पूरे हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं है, अभी भी आप लोग अपने अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं उर्दू का वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग निश्चिंत से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। वीडियो को 4 बार 3 बार देखिए, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।